जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये है चाय वाला, फिर आएगा गाय वाला, फिर आएगा गधा वाला, फिर भैंस वाला। यूपी वाले को अपना बाप बना लो, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। भाई क्यों खतरे में है इस देश का मुसलमान? कोई खतरे में नहीं है, बस ये सब जो राजनीति करते हैं ना वो लोग खतरे में है, समझे? यार कांग्रेस ने गलत किया, मैं तो कह रहा हूँ 56 साल गलत किया। हमारे उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों और ये देश रहने लायक नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो हिंदू जेनोसाइड होता है ना, तब हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। तुम तो मजबूत सरकार थे, तुम देश को सही करने आए थे, तुम तो उससे भी ज्यादा हालत बिगाड़ रहे हो। जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये है चाय वाला, फिर आएगा गाय वाला, फिर आएगा गधा वाला, फिर भैंस वाला, तो ऐसे ही हो सकता है ओबीसी ने भी ये भी तो कह सकते हैं कि महिला प्रधानमंत्री बने। ये कहने की क्या जरूरत है कि बुरखे या हिजाब वाली बने? मतलब वो भी एक तरह से जात बिरादरी में आके फंस गए, जबकि ओबीसी है ना, ओबीसी है ना, ऐसी हिंदुस्तान का संविधान है कि कोई भी आर्टिकल 341 कोई भी मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये आर्टिकल संविधान में धारा 341 संविधान में आर्टिकल, तो ये ओवैसी का बयान सरासर ही गलत है, इसको यहीं से खारिज हो जाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कह रहे हैं, तो वो क्या सपना टूट जाएगा उनका? अरे वही बात है, इस देश के आप संविधान की बात करते हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी हो या देश के लोग हो। ओवैसी का तो ये भी कहना है ना कि संविधान है इस देश में और उसके मुताबिक तो कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। नहीं नहीं नहीं, ये लॉ है, लिखा गया है आर्टिकल 341 में कि भारत का कोई भी मुस्लिम फीमेल उससे मतलब ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये लॉ है, राष्ट्रपति बन सकता है। बयान जो है वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए दिया। नफरत फैला रहे मैडम, ये चारों तरफ से नफरत फैल रही है आजकल। अरे सुनो ना ओबीसी है वो कुछ कह देते हैं, एक मिनट सुन लो यार, अरे यार सुन तो लो। आज ओबीसी वो जानते हैं जैसे नफरत की राजनीति चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, और ये भारत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो आजकल की राजनीति चल रही है। ये नहीं होना चाहिए, सबका बराबर का हक है। और आज पहली बार, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, भाई साहब सही होंगे या चाचा भी कह रहे हैं वहाँ में यहाँ मिला रहे हैं, मैंने तो संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल आज भाई साहब ने बताया है, जरूर देखूंगा संविधान में कि ये बता रहे हैं आर्टिकल 31 या कौन सा है, तो उस पर पढ़ूंगा मैं। नहीं, मैं बिना सर्च किए बिना बात के मैं ऐसी बतंगड़ वाली बात नहीं करता, जबकि मैं देख रहा हूँ ये सेकुलर देश है, समर्थन करते हो सकता है, इसमें हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं कि भाई संविधान में नहीं है कि मुसलमान प्रधानमंत्री। जब देश का प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है, बन सकता है, तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बन सकता है अगर। तो भाई साहब मैंने अभी आपकी बात का साथ दिया है, मैंने खंडन नहीं, मैंने अपनी बात रखी है कि जब राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अगर इन्होंने ऐसा आर्टिकल पढ़ा है तो भाई मैंने नहीं पढ़ा है, अगर ये बात सही है इनके कैसे कह रहे हैं कि अगर हिजाब वाली बनेगी, हिजाब वाली या बुरखे वाली बनेगी प्रधानमंत्री, तो क्या पता उसके भेस में कोई आदमी बैठ जाए या मौलाना बैठ जाए। सही बात है, बिल्कुल देखो सही बात मैडम, है, ये भी कह सकती है। ये देखो हिजाब जहाँ उतारने की जगह है, जैसे आप एयरपोर्ट जाओगे तो आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, हिजाब हटाना पड़ेगा चेहरे की स्किन के। एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए, यूपीएससी का पेपर देने जाती हैं मुस्लिम महिलाएं, उनका हिजाब क्यों नहीं उठाया जाता? देखो मैडम, ऐसा कि कानून के मुताबिक अगर कानून है ऐसा, तो फिर कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है सर? हिंदू का जनेऊ तक काट दिया जाता है, कलावा तक खोल दिया जाता है, तो एक मुस्लिम महिला जो जा रही है नकाब हिजाब पहन के या बुर्का पहन के, तो क्यों नहीं हटाया जाता उनका? सबका लिए कानून बराबर नहीं है क्या सर? चेक करनी चाहिए। अब अगर आप सोचो, एक मिनट, अगर आप ये सोचो कि एक मुख्यमंत्री डिग्री सर्टिफिकेट देते टाइम किसी का नकाब खींच दे, ये भी गलत है मैडम, ये भी संविधान नहीं कि देता आपको हक। अगर आपको शक है, आपको शक है, एक मिनट, अशोक गहलोत जो करा था आपको शक है यार, कांग्रेस ने गलत किया, मैं तो कह रहा हूँ 56 साल गलत किया। तुम तो मजबूत सरकार थे, तुम देश को सही करने आए थे, तुम तो उससे भी ज्यादा हालत बिगाड़ रहे हो एक मुख्यमंत्री होके। बात बताइए, इस देश में मुस्लिम महिला बने, मुस्लिम युवक बने प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत किस बात से पता है आपको? जब हमीद अंसारी 10 साल वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, जैसे ही हटे बोल दिया गया कि इस देश का मुसलमान खतरे में है। भाई क्यों खतरे में है इस देश का मुसलमान? कोई खतरे में नहीं है, बस ये सब जो राजनीति करते हैं ना वो लोग खतरे में है, समझे?
सर अभी तक तो हिंदू खतरे में कहा जा रहा था, अब मुसलमान कहाँ से खतरे में आ गया? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं खतरे में नहीं हूँ, मैं खतरे में डाल दूंगा, मैं खतरे में नहीं हूँ। मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। हामिद हमीद ने कहा था, हमारे उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने कहा था कि मुसलमान और ये देश रहने लायक नहीं है। ये भी सुना, ये आपने अधूरा छोड़ दिया। ये उन्होंने कहा था कि भाई ये देश रहने लायक ही नहीं है मुसलमानों के लिए। अब चलो, उस टाइम तो मुसलमान खतरे में थे, उसने कहा तो मुसलमान खतरे में थे। आज हिंदू खतरे में कैसे आ गए? 13 साल से कौन मर रहा है उन्हें? हम जवाब दे रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में जो हिंदू जेनोसाइड होता है ना, तब हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। कश्मीर में जब क्या नाम है ब्राह्मणों को भगाया जाता है ना, तब वहाँ पे क्या नाम है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। और इस खतरे की हम बात कर रहे हैं। आज देखिए बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में कभी क्या होता था कि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होती थी, आज हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। हाँ, हिंदू खतरे में है, ठीक है। आज देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है, ठीक है। और इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। देखो मैडम, अगर हिंदू इतना ही खतरे में है, हमने तो पहले भी कहा था आपसे एक बार कि अगर बांग्लादेश में हमारे 1.5-2 लाख में 1 करोड़ होगा मुसलमान हिंदू भाई, तो यहाँ से रोहिंग्या को भगाओ ना। 5 करोड़ रोहिंग्या है हमारे हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से। भगाओ उन्हें भगाओ और अपने हिंदुओं को लाओ, पाकिस्तान से हिंदुओं को लाओ। रोका किसने? तो ये राजनीति क्यों कर रहे हो तुम उन्हें चावल दो, कच्चा तेल दो 50 रुपए लीटर, और चावल दो लाखों करोड़ों रुपए तुम उन्हें उसके लिए दे रहे हो, और हमें सबके लिए बोले ना नफरत, तो फिर सारे पॉलिटिशियन फैला रहे हैं। सारे ही फैला रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हो? जाओ उन्हें लेके आओ, उन्हें खतरे से बाहर लाओ, अपने हिंदुस्तान में लाओ, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। वहाँ से यहाँ तो हल्ला मचा देंगे। 5 करोड़ रोहिंग्या बैठे हुए हैं, निकाल दो। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कितने हिंदू होंगे? 2 करोड़ होंगे, 3 करोड़ होंगे, लाओ। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो सऊदी अरब, इराक, ईरान, तेहरान में जो करोड़ों हिंदू पड़े हैं, उन्हें भी लाओ, क्योंकि हो सकता है कल को वहाँ भी खतरे में आएंगे, तो उन्हें यहाँ भी लाओ, भेज दो। बस देखिए, जब अब ये बोले ना कि हाँ हिंदू को लेके आओ, यहाँ पे 7 करोड़ रोहिंग्या, 5 करोड़ रोहिंग्या हैं, इनको बाहर निकालो। जब एनआरसी की बात होती है तो छाती पीटने लग जाते हैं और शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि रोहिंग्या को निकालो। कैसे निकाले? किस नियम के तहत निकाला जाए, ये भी हमको बताए। एक नियम बनाया जा रहा है एनआरसी, तो एनआरसी का विरोध कर देते हैं। जब सीए बनाया गया, उसका विरोध किया गया, ठीक है ना। यूसीसी का विरोध, हर एक चीज़ का आप विरोध करेंगे तो कहाँ से हम चिन्हित करेंगे कि कौन कैसे हैं? कहाँ से हम चिन्हित करेंगे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? लेके आओ। हम 2 करोड़ ले आने के लिए तैयार है, ये 5 करोड़ को निकालने के लिए एनआरसी की जरूरत है। समर्थन करेंगे? समर्थन करेंगे। अभी दिल्ली में बताया हमको मैडम, दिल्ली में चुनाव हुआ, यहाँ रोहिंग्या थे, किसी ने रोका, उसके बाद चुनाव संपन्न हो गए। गवर्नमेंट ने कोई आंकड़ा दिया भाई दिल्ली में कितने रोहिंग्या थे? आया कोई आंकड़ा? कहीं वेबसाइट पे नहीं है। उसके बाद तुम्हारे बिहार में चुनाव हुए, बिहार में रोहिंग्या थे, किसी ने नहीं रोका तुम्हें। भगाओ तुमने वो एनआरसी, जो भी करना करो। पर मैं एक मिनट ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, बिहार से कितने रोहिंग्या निकाले गए? कोई तो आंकड़ा बता दो कि भाई इतने निकाल। तुम्हें ये आंकड़ा तो है कि हमारे यहाँ 5 करोड़ हैं, पर ये आंकड़ा नहीं देंगे बिहार में कितने। ये इलेक्शन कमीशन करेगा एनआरसी के थ्रू और सीए के थ्रू आएगा। एनआरसी के थ्रू आएगा ना। जब एनआरसी के लिए करवाने के लिए बोलती है तो बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं। ओवैसी को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं भाई वो हमारे भाई ये क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी क्या कहती, जो बांग्लादेशी है वो भी बंगाल में रह सकते हैं। उनका स्टेटमेंट ऑन एयर स्टेटमेंट है सर। क्या बोलेंगे ऐसे नेता के लिए? ये अभी भाई साहब कह रहे हैं कि एनआरसी के तहत ही निकाला जाएगा। जब यूपीए का सरकार था 53,000 मतलब कि निकाला गया यहाँ से। यूपीए 10 साल के अंदर 53,000 निकाले गए। ये जो अभी तक मतलब कितने निकाले हैं अभी वो बता दिए। देखो एनआरसी, कोई एनआरसी नहीं किया गया था। 53,000 एक मिनट सुनिए सर, सुन लीजिए। 53,000 निकाला गया, 4.5 करोड़ लेके आया गया यूपीए की सरकार में। 53,000 निकाला गया, 4.5 करोड़ लेके आया गया। छोड़ दीजिए, हिजाब की बात कर रहे हैं हम। नहीं तो आपके पास 53,000 का आंकड़ा दिखाओ हम देखेंगे। 4.5 करोड़ का आंकड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। 4.5 करोड़ का आंकड़ा दिखाना पड़ेगा। अरे आप शिक्षित है, हम देखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आप देश के माननीय बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ बुजुर्ग हैं, ठीक है। आप तो अभी मतलब हम 18 साल का मान लें, आपको गजब बात कर रहे हैं। छोड़िए कोई बात नहीं। सुनिए यहाँ पे
ज्ञान पेलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब एनआरसी लागू करवाने की बात होती है तो शाहीन बाग में कटोरा लेके बैठ जाएंगे, ये कटोरा लेके बैठ जाएंगे। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से कैसे आया, कैसे आता है, आने से पहले उसके पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कैसे उसके बायोडाटा तैयार करके उसके बनाया जाता है। 55 साल से धर्मशाला बनाने वाले तुम प्रश्न करते हो। ओवैसी को छोड़ दीजिए, हम हिजाब पे बात कर रहे हैं। ओवैसी ने जो बयान दिया उसका समर्थन करते हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री देश की बनेगी एक दिन, उन्होंने ऐसा कहा है। क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं हिजाब वाले बनेंगे, हिजाब वाले भी बनेगी, टोपी वाले भी बनेंगे। ये लोकतंत्र, एक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, किसी का ये नहीं है मतलब कि है। ना कौन सा कहाँ से डाटा लाए थे? देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल डाटा ऑन द नंबर ऑफ रोहिंग्या स्पेशली रिमूव्ड। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। माफी मांगेंगे आप, कहाँ 53 हजार दिखाइए तो। है सरकारी डाटा है, बड़ा है। ये सिर्फ वो नहीं है जो बकचोदी करके चलेगा, वो वाली बात नहीं है। एक मिनट रुक जाइए सर, हिजाब का समर्थन करते हैं जो ओवैसी ने बयान दिया उसका समर्थन। बिल्कुल समर्थन करेंगे कि ये लोकतंत्र है, कोई ये मतलब ये नहीं, कोई राजशाही नहीं है ना, कोई ये मतलब कि कोई एक प्रॉपर्टी एक राष्ट्र है, मतलब कि ये लोकतंत्र है, उसमें सबका हक है। ये भी तो कह सकते थे ना कि महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ये कहने की क्या जरूरत थी? बुर्के या हिजाब वाली बनेगी। महिला पहले भी बन चुके, इंदिरा गांधी बनी नहीं थी क्या? बनी थी कि नहीं? बुर्का पहन के नहीं थी, बुर्के वाली भी बनेगी, बुर्का टोपी वाले भी बनेंगे। नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, समझे, नहीं बनने देंगे। यही अभी मैंने यही सवाल पूछा था ना चाचा से। कौन सी लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र, लोकतंत्र चाचा से एक मिनट, चाचा से बोलो कि पहले AIMIM मतलब ओवैसी साहब, खुला मैं बोल दूं तो ओवैसी साहब एक अपना MP बना के दिखाए महिला को, आगे हिजाब वाली महिला को MP का टिकट दिखाए, ठीक है। आज तक तो अपनी बेटी को हिजाब से क्या चौकट से बाहर नहीं निकालते हैं, और वो महिला पे इतना प्रतिबंधन लगाने वाले सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अपने पार्टी से क्यों नहीं खड़ी कर देते एक महिला सांसद को? अभी खड़े करेंगे उसको, जो मतलब करेंगे उसका हम मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री महिला की, हिजाब वाली, और अपनी पार्टी से एक भी महिला खड़ी नहीं करी। जब उसका वो उस लायक बनेंगे। अभी क्या वो कितने सीट पे चुनाव? अभी महिला उस लायक नहीं है। हिंदुस्तान में कितने सीट पे चुनाव लड़ते हो? आप बताइए ना, वो बताइए ना। डाटा पेश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। 30 सीटें, 543 सीटें। टोपी वाले को अपना बाप बना लो, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। 41 के अंदर बाप तुम बनाओ, बाप बनाओ, दादा बनाओ, तुम बनाओ, तुम जाकर लेट जाओ, हम नहीं बनाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा 120 करोड़ सनातनी बनेगा, सनातनी में से बनेगा, कोई बुरके वाला और टोपी वाला नहीं बनेगा। 41वां संशोधन में है, तुम बनाओ बाप अपना, जाओ दादा बनाओ।